हेलो फ्रेंड्स, तनिषा बिजनेस एंटरप्राइजेस चैनल में मैं मनीष नीमावत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस चैनल के ज़रिए आपको फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से संबंधित सारी जानकारियां मिलती रहेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, आज मैं हमारे देश की एक महत्वपूर्ण आर्थिक नींव इंडियन बैंकिंग सिस्टम के बारे में कुछ बताने के लिए उपस्थित हूँ। वैसे तो यह टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाकर सरल भाषा में इसके बारे में बात करूँगा। भारत में बैंकिंग सिस्टम बहुत विकसित और डाइवर्सिफाइड है, जिसमें विभिन्न प्रकार के बैंक शामिल हैं जो अलग अलग उद्देश्यों के लिए काम करते हैं। यह बैंकिंग प्रणाली बहुत ही मजबूत है जो देश की आर्थिक गतिविधियों को गति प्रदान करने में अहम भूमिका निभाती है। यह लोगों को धन जमा करने, ऋण प्राप्त करने, लेन देन करने और विभिन्न फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का लाभ उठाने का अवसर प्रदान करती है। इंडियन बैंकिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य फाइनेंशियल लेन देन को सुगम बनाना और लोगों के लिए सुरक्षित और इजी फाइनेंशियल सेवाएं प्रदान करना है। भारत में पूरे इंडियन बैंकिंग सिस्टम की देखरेख के लिए आरबीआई नियुक्त की गई है। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यह भारत का सेंट्रल बैंक है और इसे पूरी बैंकिंग का नेता माना जाता है। आरबीआई 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एक्ट 1934 के प्रावधानों के अनुसार स्थापित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय मुद्रा, बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करना है। आरबीआई की इंडियन बैंकिंग में महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसका मुख्य कार्य पूरे बैंकिंग सिस्टम को नियंत्रित करना और देखरेख करना है। यह लगभग सभी बैंकों को रेगुलेट करता है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी कंट्रोल करता है और इसकी गाइडलाइंस इन सभी को फॉलो करनी होती है। भारत में बैंकिंग सिस्टम को विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है, जिनमें शेड्यूल बैंक्स और नॉन शेड्यूल बैंक्स शामिल हैं। दोनों इंडियन बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन उनके उद्देश्यों और कार्यों में अंतर होता है। यहाँ डायग्राम की सहायता से हम इनके बारे में जानकारी लेंगे। वैसे हम देख ही चुके हैं कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम में सबसे ऊपर आरबीआई आता है और उसके नीचे बताई गई बैंकों की श्रेणी आती है। तो पहला इसमें है शेड्यूल बैंक्स। शेड्यूल बैंक्स वे बैंक होते हैं जो आरबीआई एक्ट 1935 के सेकंड शेड्यूल यानी कि दूसरी अनुसूची में शामिल होते हैं, जिनकी वजह से ये आरबीआई की तरफ से विशेष अधिकार प्राप्त करते हैं और साथ में इन्हें आरबीआई द्वारा निर्धारित विशेष मापदंडों को भी पूरा करना होता है, जो इन्हें भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में मदद करते हैं। ये बैंक विभिन्न प्रकार की बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे लोन्स, इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स आदि। अब शेड्यूल बैंक्स भी 2 प्रकार के होते हैं, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स और शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक्स। पहले हम शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स के बारे में जानते हैं। मुख्यतः इन बैंकों की कैपिटल बहुत बड़ी होती है तथा इनका मेन उद्देश्य प्रॉफिट कमाना होता है। ये अपने कस्टमर्स को हर तरह की सर्विसेज देते हैं, जैसे लोन्स, बैंक अकाउंट्स, क्रेडिट कार्ड्स, इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स, फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज आदि। शेड्यूल बैंकों की लिस्ट में काफ़ी सारे बैंक शामिल हैं। कुछ इस प्रकार है: पब्लिक सेक्टर बैंक्स जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा आदि। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक आदि। फॉरेन बैंक्स जैसे सिटी बैंक, एचएसबीसी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, डच बैंक आदि। रीजनल रूरल बैंक्स जैसे सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक, केरला ग्रामीण बैंक, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, राजस्थान मुद्रा ग्रामीण बैंक एक्सेट्रा। स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स जैसे कि एयू बैंक, इक्विटास बैंक, उज्जीवन बैंक, फिनकेयर बैंक एक्सेट्रा। पेमेंट बैंक्स होते हैं जैसे एयरटेल पेमेंट्स बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक और पेटीएम पेमेंट्स बैंक। ये बेसिकली मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज देते हैं। अब हम शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में जानते हैं। इनको सहकारी बैंक कहा जाता है। ये बैंक व्यक्तियों के एक समूह द्वारा बनाए जाते हैं जो इनकी आर्थिक, सामाजिक और फाइनेंशियल जरूरतों को पूरा कर सकें। इन बैंकों का संचालन बिना किसी लाभ के होता है और इनके काम करने का तरीका सहयोग और समुदाय की भलाई पर आधारित होता है। ये अपने कस्टमर्स को काफ़ी सर्विसेज देते हैं, जैसे बैंक अकाउंट्स, लोन्स, एग्रीकल्चर सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट्स एंड सेविंग्स आदि। लेकिन शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स की उपेक्षा इनकी सेवाएं सीमित होती हैं। शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक्स की लिस्ट में जो बैंक आते हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स जैसे राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक आदि।
दूसरा है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, जैसे सरस्वत कोऑपरेटिव बैंक, थाना जनता सहकारी बैंक, बॉम्बे मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक आदि। अब हम नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स के बारे में देखते हैं। नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स वे बैंक होते हैं जो आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में शामिल नहीं होते हैं। आरबीआई इन बैंकों को रेगुलेट करती है, लेकिन इनको आरबीआई के कुछ विशेष नियमों का पालन नहीं करना पड़ता है। ये बैंक बड़े पैमाने पर नहीं होते हैं और इनको आरबीआई की तरफ से कोई विशेष लाभ और सुविधाएं नहीं मिलती है, जैसे कि इनको आरबीआई की तरफ से लोन प्राप्त नहीं होता है। नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स की लिस्ट में लोकल एरिया बैंक्स आते हैं, जो छोटे निजी क्षेत्र के बैंक होते हैं। कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स भी होते हैं जो शेड्यूल्ड बैंक्स नहीं होते हैं। तो आज हमने इंडियन बैंकिंग सिस्टम पर जो चर्चा की है वह सब को कहीं ना कहीं काम जरूर आएगी, क्योंकि यह हमारे देश की वित्तीय ढांचे की रीढ़ है और देश के विकास हेतु हम अपने सहयोग से इस बैंकिंग प्रणाली को और भी सशक्त और बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद।